सभी को गुड इवनिंग और स्वागत आपकी धाकड़ सीरीज़ के अंदर। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और उसके अंदर हमारा प्रमुख राजवंश चल रहा है और सभी राजवंश के क्वेश्चन हैं वो आपके सामने में एक साथ रखने जा रहा हूं दोस्तों। और फर्स्ट क्लास इसकी हो चुकी है, ये इसकी सेकंड क्लास है। तो यह सीरीज़ टोटल 20 क्लास के अंदर है, वो राजस्थान का संपूर्ण इतिहास है वो हम करने वाले हैं 20 क्लास के माध्यम से। और ये 5वीं क्लास है इस सीरीज़ की। तो यह सीरीज़ आप देखना न भूलिए। अगर आपका जो भी आने वाली एग्जामें हैं उसके लिए यह क्लास एक रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। तो 25 वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके सामने एक मैं व्याख्या सहित है वो रखने जा रहा हूँ। तो आपको यह क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट क्लास। और उससे पहले आपको मोटिवेट बता देता हूँ कि सफलता अगर पानी है तो आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा। और वो परिश्रम कैसे करना होगा, आपको अनुशासन में रहकर करना होगा और अपनी इच्छा शक्ति है वो अपने इस गोल के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर आपको रखना होगा दोस्तों, तब आपको जाकर सफलता मिलेगी। तो सफलता के लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत करें, रात दिन मेहनत करें, आप सफलता के चरम पर पहुँचे, यह हम आशा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास दोस्तों। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, ललित विग्रहराज की रचना यानी कि ललित विग्रहराज की रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो जो सोमदेव की रचना है वो ललित विग्रहराज है। और ये सोमदेव है वो किस चौहान वंश के शासन काल में वो दरबारी थे दोस्तों? तो ये आपको बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होता है आप जल्दी बताइए। और यह किस एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है? यह 2017 के अंदर आया हुआ है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक के अंदर आया हुआ है। तो हम देखिए बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। तो आप है वो इस सीरीज़ को पूरा देखना दोस्तों, और आपको इतिहास याद भी होगा और आपके जितने भी क्वेश्चन डाउट वाले पूछे जाते हैं आरपीएससी द्वारा और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा वो यहाँ इस सीरीज़ के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। चलो हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिशलदेव। क्या हो जाएगा? बिशलदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब विग्रहराज चतुर्थ की हम बात करते हैं तो ये इनके समय का जो शासनकाल था वो चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। चौहानों का क्या माना जाता है? स्वर्णकाल। और ये राजस्थान के यानी कि चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक थे उस समय के। और उन्होंने अजमेर को है वो भारत की राजधानी बनाई थी। तो अजमेर को भारत की राजधानी बनाने वाले शासक कौन है? विग्रहराज है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो इनकी खुद की एक रचना थी जिसका नाम था हरिकेली नाटक। क्या नाम था दोस्तों? हरिकेली नाटक। ये संस्कृत भाषा के अंदर विग्रहराज चतुर्थ की थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला का भी निर्माण करवाया जिसका बाद में गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी और उस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा रखा। और ये 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद राजस्थान की फर्स्ट मस्जिद थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और इस मस्जिद के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? अबू बकर थे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अबू बकर है वो 2.5 दिन झोंपड़े के वास्तुकार थे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो सोमदेव की जो रचना है वो कौन सी है? ललित विग्रहराज है वो सोमदेव की है, जबकि विग्रहराज की है वो हरिकेली नाटक है। ये आप याद रखना दोस्तों। और अर्णोराज जिन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, और सोमेश्वर है वो पृथ्वीराज तृतीय के पिता हैं। ये आप है वो याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मारवाड़। कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ है वो स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था जो औरंगजेब की मृत्यु तक। ठीक है, कौन सा था? मारवाड़। तो ये आप है वो याद रखना दोस्तों। ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु है वो 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ये बात भी आपको याद रखना। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद है वो लगभग है वो मुग़ल
काल है का समय है वो समाप्त हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यह आरपीएस एलडीसी एग्जाम 1994 के अंदर पूछा गया है। तो मैंने आपको बता दिया 1995 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन है वो आपको इस सीरीज के माध्यम से देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर औरंगजेब के समय मारवाड़ राज्य ही एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। तो देखिए जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशासक का हुआ, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। किसके समय? तो लूणकरण के समय। किसके समय? लूणकरण के समय। और कब? 1550 में। और कौन सा शासक था? जैसलमेर का भाटी शासक था। ठीक है। और यह आरपीएससी सेकंड थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लूणकरण ने एक अमीर खान नाम के व्यक्ति को शरण दे रखी थी और उसने धोखे से हमला कर दिया। तो इस कारण है वो जौहर करने का समय नहीं मिल पाया रानियों को, महारानियों को, जिसकी वजह से जौहर नहीं हुआ लेकिन केसरिया हुआ। दोस्तों ये बात आपको याद रखना। लूणकरण की पुत्री का नाम था उमादेव, जिसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, और मारवाड़ के मालदेव की यह पत्नी थी। कौन? लूणकरण की पुत्री उमादेव। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगर आप इसको और डिटेल से देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। अर्धशाखा, यह शाखा महाराव लूणकरण के शासनकाल में हुआ था। इस अर्धशाखे के में जौहर के लिए पर्याप्त समय न होने पर राजपूत वीरों ने अपनी मान मर्यादा पर अपनी माँ, बहनों, कुलवधुओं तथा रानियों व महारानियों को अपने हाथों अपनी ही तलवारों से मौत के घाट उतार दिया। इसे अर्धशाखा इसलिए माना क्योंकि इसमें वीरों ने केसरिया बाना तो पहना लेकिन महिलाएं जौहर नहीं कर पाई। तो ये आपको याद रखना है। शाखा क्या होता है? शाखा है वो केसरिया प्लस जौहर मिलकर क्या होता है? शाखा होता है दोस्तों। ठीक है। इनमें से एक जो भी नहीं हो पाता वो अर्धशाखा कहलाता है। ये बात आप सीधे सीधे याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है आदिव्रहा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने है वो आदिव्रहा की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज का जो समय था वो 836 से लेकर 86 ईस्वी तक का था दोस्तों। ये आप याद रखना। ठीक है। इसको भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। मिहिर भोज को भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और प्रभास, आदिव्रहा इनकी उपाधियाँ थी। ये आप याद रखना। ये कौन से शासक थे दोस्तों? प्रतिहार शासक थे। कौन से शासक थे? प्रतिहार शासक थे मिहिर भोज। तो ये आप याद रखना। और अभी हमने पढ़ा है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, जिनको बिचल देव के नाम से भी जाना जाता था। तो ये मेरे ख्याल से आपको याद रह जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो यह आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2006 के अंदर पूछा गया है कि दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो दोराई का युद्ध है वो औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था दोस्तों। औरंगजेब का भाई था दारा सिको। ये आप याद रखना। औरंगजेब का भाई था कौन? दारा सिको। ठीक है। और यह युद्ध कब हुआ? तो आपसे पूछा जाए कि दोराई का युद्ध कब हुआ, तो दोराई का युद्ध है वो 1659 के अंदर हुआ था दोस्तों। दोराई का युद्ध कहाँ पर हुआ? 1659 के अंदर अजमेर के निकट हुआ था। दोराई का युद्ध कहाँ पर हुआ? अजमेर के अंदर दोराई नामक स्थान पड़ता है और अजमेर के निकट यह युद्ध हुआ था। इससे पहले 1658 के अंदर धर्मत का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? धर्मत का युद्ध। और ये धर्मत का युद्ध भी औरंगजेब व दारा सिको के मध्य हुआ था। ठीक है। तो
यह दोनों युद्ध है वो किसने विजय प्राप्त की, तो औरंगजेब ने दोनों युद्धों में विजय प्राप्त की, ये बात आप याद रखना। और धर्मत का युद्ध है वो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। और यह जो दोराई का युद्ध है यह अजमेर के निकट है वो यह लड़ा गया था दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। और बाबर और राणा सांगा के मध्य है वो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर, ये आप याद रखना दोस्तों। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 1559 के अंदर औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य अजमेर के निकट यह लड़ा गया जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यह क्वेश्चन है। और यह एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो अकबर द्वारा, यह क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सीरीज़ के माध्यम से आपको पूरी हिस्ट्री जो करवाने वाला हूँ, याद करवाने वाला हूँ दोस्तों। और इससे सभी प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आए हुए वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों इस सीरीज़ के माध्यम से। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत कर हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है, और यह सेकेंड ग्रेड 2011 के अंदर आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए पहले, सबसे पहले कौन आया था, तो पहले आया था जलाल खां। कौन आया था दोस्तों? जलाल खां। और जलाल खां कब आया था? 1572 के अंदर जलाल खां आया था। उसके बाद में जलाल खां के बाद में कौन आया था? मान सिंह आया था। और मान सिंह कब आया था? मान सिंह है वो 1573 के अंदर आया था। कब आया था? 1573 के अंदर। और मान सिंह के बाद उनके पिता भगवंत दास आए थे, यह भी 1573 में आए थे। मान सिंह जून के अंदर आया था और भगवंत दास वो अक्टूबर 1573 में आए थे। उसके बाद में टोडरमल आता है, और टोडरमल दिसंबर 1973 के अंदर आता है। कब आता है? दिसंबर 1573 के अंदर आता है। तो ये पहले कौन आता है? जलाल खां, उसके बाद में मान सिंह, और फिर भगवंत दास, और फिर टोडरमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट जलाल खां, दूसरे नंबर पर मान सिंह, तीसरे नंबर पर भगवंत दास, और चौथे नंबर पर टोडरमल आता है। तो ये आप है वो याद रखना दोस्तों। यह क्रम बहुत बार पूछा गया है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन देखिए ये आने वाले भी हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पूछा गया है कि अकबर द्वारा जो दूत भेजे गए उसमें फर्स्ट किसको भेजा गया, तो जलाल खां को भेजा गया। और भेजे गए दूतों में से, उस शिष्टमंडल में से तीसरे नंबर के दूत किसको भेजा, तो भगवंत दास को भेजा। इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप याद रखना ये क्रम पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट यह क्वेश्चन, आप मैं इसके स्टार लगा रहा हूँ, तो ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मेवाड़ के इस शासक को अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे। किसको? महाराणा प्रताप को यहाँ पर स्वीकार या अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजे गए, लेकिन वो तो महाराणा प्रताप थे जो स्वीकार नहीं की अधीनता। किसकी? अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों। और उन्होंने पहला संधि प्रस्ताव सितंबर 1572 को जलाल खां कोरची के नेतृत्व में भेजा। दूसरा जून 1573 में कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में। और तीसरा अक्टूबर 1573 में राजा भगवंत दास। और चौथा दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल के नेतृत्व में भेजे। ये शिष्टमंडल थे जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप अपनी आन बान और शान के लिए वो अभी कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यह क्वेश्चन देखिए जो मैं बता ही रहा था, अब यह आ ही गया आपके सामने कि अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा। किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? तो अभी हमने बात की थी जलाल खां, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट दूत, जो 1572 के अंदर, कब? सितंबर 1572 के अंदर है वो गया था। कौन? जलाल खां।
तो ये बात है वो आप याद रखना दोस्तों। यहाँ पर भारमल दे रखा है, तो भारमल है वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक है। ये बात भी आप याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? तीसरे नंबर पर कौन गया था, यह पूछा गया है और यह सेकंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 के अंदर आया हुआ है। तो हमने पहले तो देखा किसको भेजा था, पहले जलाल खां को भेजा था, दूसरे नंबर पर मान सिंह गए थे और तीसरे नंबर पर मान सिंह के पिता भगवंत दास गए थे। तो इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। तो भगवंत दास है वो तीसरे नंबर पर गए थे और चौथे नंबर पर कौन गए थे, टोडरमल गए थे। तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, किसको, महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गए थे दोस्तों। और ये तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व भगवंत दास ने किया। तो फर्स्ट शिष्टमंडल का नेतृत्व जलाल खान ने और सेकंड का मान सिंह ने, चौथे नंबर का शिष्टमंडल का नेतृत्व वो टोडरमल ने किया था। ये आप है वो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे? तो और ये PSI एग्ज़ाम 2007 के अंदर आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? जोधपुर। वैसे रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक वैसे इसमें मिलते तो नहीं है, लेकिन जोधपुर के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे दोस्तों? तखत सिंह थे। लेकिन चारों ऑप्शनों में से हम देखें तो इसका जो नज़दीकी मामला जाता है वह जोधपुर के उमेद सिंह पर ही जाता है। तो ये आप है वो याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ढूंढाड़। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बताना है दोस्तों, किसने की थी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ढूंढाड़ मैं बता देता हूँ, ढूंढाड़ है वो जयपुर का क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? जयपुर व उसका आसपास का क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जयपुर में कच्छावा वंश की स्थापना होती है और कच्छावा वंश की स्थापना है वो किसने की थी? दुहलेर राय ने की थी दोस्तों। किसने की थी? दुहलेर राय ने की थी। और उस समय ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो दुहलेर राय जिनका दूसरा नाम मिलता है तेजकरण, ये नाम भी आप याद रखना, तेजकरण। अब इन्होंने है वो कब स्थापना की? तो 1137 के अंदर है वो उन्होंने आमेर के कच्छावा वंश की स्थापना की थी 1137 के अंदर। ठीक है, दुल्हे राय भी कहा जाता है और दुल्हे राव भी कहा जाता है और तेजकरण भी कहा जाता है। ये बात आप याद रखना दोस्तों। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से यह समझ में आ गया होगा। और आमेर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? तो आमेर को कोकिल देव नामक जो कच्छा वंश का शासक था 1207 ईस्वी में आमेर को है वो क्या बनाता है? मीणाओं को पराजित करके आमेर को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। और राय सिंह कहाँ के शासक थे? ये बीकानेर के शासक थे। ये चंद्रसेन है, ये मारवाड़ के शासक थे जिनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है, प्रताप के अग्रगामी किसको माना जाता है? राव चंद्रसेन को माना जाता है। तो ये आप है वो याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22वीं भरमार थी? तो 22वीं का मतलब होता है कि वह कौन सा राजा है जिसके दरबार के अंदर क्या रहते थे? 22 कलाकार रहते थे। ठीक है, जिनको गुणीजन खान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणीजन खान। तो ये जो 22 थे विभिन्न विषयों के रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो विषय कौन कौन से हैं तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो पहले तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महाराजा प्रताप सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराजा प्रताप सिंह हैं, वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब कैसे वो देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, आपको इससे पता चल रहा होगा कि जयपुर शासक प्रताप सिंह के शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार रहते थे जिन्हें गुणीजन खान कहा जाता था। क्या रहते थे, 22 कलाकार रहते थे, इसलिए उनको बाईसी कहा जाता था। और यह भरमार वो महाराजा प्रताप सिंह के समय उनके दरबार में रहती थी। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, फही क्वेश्चन, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 संगीतज्ञ और 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व वायसी विद्वान थी? तो गंधर्व वायसी यही कौन थे, महाराजा प्रताप सिंह। ऑप्शन ए नंबर से हो जाएगा। यह ग्राम सेवक 2016 के अंदर आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यह रहने वाला है। तो आप है वो इसको ध्यान से रखना। कौन हो जाएगा इसका आंसर, महाराजा प्रताप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यह क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को है वो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों। सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम, और कमेंट कीजिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। आप में जो, हमें जो कमी है वो उसको और अच्छे से सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट हम दे सकें दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मान सिंह ने जोधपुर के अंदर पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? मान सिंह ने की थी। ये बात आप याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों। ठीक है, जसवंत सिंह भी आपको याद रखना, मारवाड़ के शासक थे। और जसवंत सिंह के पुत्र का नाम था अजीत सिंह। क्या था, अजीत सिंह। ये बात भी है वो अच्छे से याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना है वो महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में हुई थी। किसके समय में हुई थी? महाराजा राम सिंह के सेकंड में हुई थी। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और यह ग्राम सेवक एग्जाम 2016 के अंदर यह सीधा का सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा काल में हुई थी? तो महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में। यह जयपुर के महाराजा थे दोस्तों। ये आप है वो याद रखना। और 1857 की क्रांति के समय भी ये जयपुर के ही महाराजा थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद सार के रचयिता थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है देवऋषि ब्रजपाल भट्ट। कौन है? देवऋषि ब्रजपाल भट्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवऋषि ब्रजपाल। तो देखिए, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के संरक्षण में देवश्री भट्ट ब्रजपाल ने राधा गोविंद संगीत सार नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रताप सिंह के समय जो जयपुर के महाराजा थे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा है, राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। क्वेश्चन हमारा है, राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन है? कृष्णानंद व्यास है वो राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। तो ये आप है वो याद रखना। ठीक है, इसमें राणा हमीर आया है जिनको हठी राजा के नाम से जाना जाता है। ये रणथंभौर के राजा थे दोस्तों। कहाँ के शासक थे? रणथंभौर के चौहान शासक थे। तो ये बात भी आप है वो याद रखना।
ठीक है, जिनका अलाउद्दीन खिलजी के साथ है वो युद्ध हुआ था। और यह जो प्रथम राजस्थान का प्रथम जो लिखित जो शाखा है वो इनके समय हुआ था 1301 के अंदर राणा हमीर के समय। और यह राजस्थान का प्रथम जल जौहर भी इन्हीं की पत्नी किसने, रंगा देवी ने दोस्तों जल जौहर किया था। ये बात भी आप याद रखना। और महाराणा कुंभा की तो प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इनको तो हाल गुरु, छाप गुरु, राज हिंदू, सुल्तान, राय थान और राजपुताना, मतलब बहुत बहुत सी उपाधियाँ इनको दी गई है दोस्तों। और यह संगीत प्रेमी भी थे इनको, ठीक है। तो ये मैंने इनके बारे में क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए थे, ठीक है। और ये मोकल के पिता, मोकल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? मोकल के पुत्र थे दोस्तों। और उन्होंने राणा कुंभा और जोधा के बीच में आबल बाबल की संधि है वो किसने करवाई थी? तो वो हंसाबाई ने राणा कुंभा व जोधा के मध्य करवाई थी। तो ये बात है वो अच्छे से आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभिलेखों के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? तो यह RS एग्ज़ाम 1996 के अंदर आया हुआ है। तो 8वीं सदी के अंदर जिस देवता की पूजा की जाती थी वे थे शिव। किसकी? शिव। आपको पता है कि 734 ईस्वी के अंदर आपको पता है चित्तौड़ पर किसने जीता था? चित्तौड़ को बप्पा रावल ने जीता था। किसने जीता था? बप्पा रावल ने, जो हरित ऋषि के आशीर्वाद से। और उन्होंने एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था। तो एक लिंग जी यानी कि शिव जी का मंदिर। तो उस समय की हम बात करें तो 8वीं सदी में राजस्थान के अंदर जो सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी जिस देवता की, वो थे शिव भगवान। क्या थे? शिव शंकर, भोलेनाथ, हर हर महादेव, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अभिलेखों, देखिए देख लीजिए आप, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी में मध्य शिव भक्तों की प्रधानता अधिक थी, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये RS एग्ज़ाम 1996 के अंदर आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यह क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1833 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं। और यह RS प्री एग्जाम 2007 के अंदर आई हुई है। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है कि इसके लेखक कौन हैं? और यह 2007 के अंदर RS के अंदर आया हुआ है। तो यह बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जयपुर के स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह जो नक्षत्रों के लिए दोस्तों, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं उस समय के ये अच्छे से वैज्ञानिक भी थे नक्षत्रों के लिए, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेबल है वो उन्होंने अच्छे से बनाई थी दोस्तों, ठीक है। इनको ज्योतिष ग्रंथ की रचना उन्होंने ही की थी। किसने की थी? जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी किसने की थी? इन्होंने ही की थी। तो ये बात आप याद रखना, ये जयपुर के महाराजा थे कौन? स्वाई जय सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनका, देखिए डिटेल से कुछ पॉइंट्स है। स्वाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम से, जो उस समय के, जो उनके समय के शासनकाल के जो मुगल सम्राट थे वो मोहम्मद शाह थे। और उनके नाम से जीज मोहम्मद शाही, जो मोहम्मद शाही एस्ट्रोनॉमिकल टेबल रखा गया, उनके नाम पर यह रखा गया। और यह 1733 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो यह 1733 ईस्वी प्रकाशित हुई। उसने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। तो ये बात है वो अच्छे से आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। तो इस यह भी RS प्री एग्जाम 2007 के अंदर आया हुआ है कि वह चीनी यात्री कौन था जिसने भीनमाल की यात्रा की थी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ह्वेनसांग। कौन था इसका राइट आंसर? ह्वेनसांग है, जिसने भीनमाल की स्थापना की थी। अब बात करते हैं ह्वेनसांग की। तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को। और शक के पंडित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक के पंडित भी कहा जाता है। ये बात भी आप है वो नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर अब मैं बात करूं तो यहाँ पर भीनमाल का प्राचीन नाम क्या मिलता है? श्रीमाल मिलता है। क्या मिलता है? श्रीमाल मिलता है। ये बात भी आप है वो ध्यान से नोट कर लीजिए दोस्तों। ह्वेनसांग वो ये चीन के यात्री थे। और ये पूछा जाता है कि ह्वेनसांग भारत में किसके समय आए थे? तो ये हर्षवर्धन के समय आए थे। किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के समय आए थे। ये बात भी आप है वो नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, भीनमाल खगोलविद ब्रह्मगुप्त व कवि माघ की जन्मस्थली। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भीनमाल है वो कवि माघ की जन्मस्थली है, ठीक है, के स्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान पर चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भीनमाल कहाँ पर है? जालौर के अंदर है। ये बात भी याद करना। और जालौर को प्राचीन नाम में जवालीपुर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? ये क्वेश्चन आ ही गया। और ये पुलिस कांस्टेबल 2007 के अंदर आया हुआ है कि कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो भीनमाल को है वो महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है। तो भीनमाल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन जो मैंने बताया भी था, जो दोराई का युद्ध का क्वेश्चन आया था अकबर और दारा सिकों के, औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य, तब मैंने इस क्वेश्चन का भी जिक्र किया था दोस्तों। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1558 के धर्मत 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत का युद्ध किस राज्य में है? और मैंने उस समय का राज्य भी बताया था धर्मत का युद्ध। तो यहाँ पर बात करें तो ये औरंगजेब, क्वेश्चन देखो कैसे घुमाया है। ये धर्मत का युद्ध तो हुआ था औरंगजेब व दारा सिकों के मध्य, लेकिन जसवंत सिंह ने दारा सिकों का साथ दिया था। तो यह क्वेश्चन क्या हो गया? औरंगजेब के विरोध नहीं हो गए क्या? तो औरंगजेब के विरुद्ध हो गए कौन? जसवंत सिंह। तो औरंगजेब, तो क्वेश्चन कैसे बना दिया कि औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत का युद्ध किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह RS पर एग्जाम 2007 के अंदर आया हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर यह स्थित है दोस्तों धर्मत का युद्ध। और यह दोनों भाइयों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें 7 दारा सिकों ने किसका दिया था? जसवंत सिंह ने दारा सिकों का साथ दिया था, क्योंकि दारा सिकों है वो औरंगजेब से बड़ा था, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें दारा सिकों की हार होती है। क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो ये बात भी है वो आप याद रखना दोस्तों, ठीक है। और अगर पूछा जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, और गुजरात की प्रेजेंट टाइम में गांधीनगर है। और यहाँ पर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। गुजरात का जो गांधीनगर है वो साबरमती की नदी के किनारे है। और ये आप है वो याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, जोधपुर के नज़दीक वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 में आया हुआ है। और यह ओसिया, जोधपुर के अंदर ओसिया है, वहाँ पर है वो क्या है दोस्तों? हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्धि है, ओसिया स्थान है दोस्तों। तो ये आप है वो अच्छे से याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओसिया है वो हिंदू व जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से देखिए, ओसिया जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर फड़ौदी मार्ग पर स्थित ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर ओसवा समाज की कुलदेवी
का माता मंदिर तथा सूर्य मंदिर के अलावा 16 मंदिर हैं जिनका निर्माण 7वीं व 10वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया था। तो देखिए, जो जोधपुर के अंदर जो ओसिया है उसमें जो मंदिर का निर्माण है वो प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये बात है वो अच्छे से आप दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और अगला क्वेश्चन, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा ने करवाया था, वह कहाँ स्थित है? तो यह बदनौर के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? बदनौर के अंदर स्थित है। ये बात आप याद रखना। बदनौर कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर बदनौर स्थित है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर महाराणा कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनवाया, जिसे विराट माता का मंदिर या जाट विराट भी कहा जाता है। ये बात भी आप याद करना। ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो महाराणा कुंभा जो श्यामल दास के अनुसार जो वीर रचना है उसमें 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा है। ये बात भी अच्छे से आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, मेवाड़ के मशहूर शासक जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी वह थे, और यह RS पर एग्जाम 2010 के अंदर आया था कि अचलगढ़ दुर्ग के किले की मरम्मत किसने करवाई? तो महाराणा कुंभा ने करवाई दोस्तों। किसने करवाई? महाराणा कुंभा ने। और उन्होंने, इसीलिए तो कहा जाता है 84 में से 32 दुर्गों के निर्माता महाराणा कुंभा है। ठीक है, स्थापत्य कला का जनक है वो महाराणा कुंभा को माना जाता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और हम देखते हैं उन्होंने कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया। तो ये देखिए, याद कीजिए। वीर विनोद लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माता महाराणा कुंभा ने बनवाए, जिसमें से कुंभलगढ़, राजमंद, अचलगढ़, आबू, बसंती दुर्ग, सिरोही प्रसिद्ध है। कुंभा ने कई जटिल दुर्गों का जीर्णोद्धार भी करवाया था दोस्तों। ये बात भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया? तो वह राणा कुंभा थे। कौन थे दोस्तों? महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राणाओं में महान थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको महाराणा कहा गया। और ये युद्ध के अच्छे भी ज्ञाता थे, तो ये संगीत के भी बहुत ही शानदार ज्ञाता थे। तो ये है वो स्थापत्य कला के जनक भी माने जाते हैं राजस्थान के अंदर। तो ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो डीग के महलों का निर्माण है, और यह सेकंड ग्रेड टीचर साइंस 2010 में पूछा गया है, और इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। ये बात आप, वैसे तो हम बात करें तो डीग के जल महलों का निर्माण सूरजमल ने करवाया था, और वैसे डीग के महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन हमारा, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। यह सेकंड ग्रेड इंग्लिश टीचर के अंदर यह पूछा गया था दोस्तों। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह। तो जो राणा रतन सिंह थे वो चित्तौड़ के क्या थे दोस्तों? बताइए। ये गुहिल वंशीय थे। क्या थे? गुहिल वंशीय थे। वैसे क्वेश्चन के अंदर घुमा दिया गया था। ठीक है, जैसे रतन सिंह थे ये गुहिल वंशीय शासक थे, और गुहिल वंशों के लिए यहाँ पर, क्योंकि जो मेवाड़ की शाखा थी, यहाँ पर समझिए, ये कॉन्सेप्ट को समझिए। ये जैसे मेवाड़ है, चलो मैं साइड में समझा देता हूँ, यहाँ पर समझिए आप। जैसे ये मेवाड़ है, क्या है? मेवाड़। मेवाड़ के अंदर कौन सा शासक था? गुहिल वंश। कौन सा? गुहिल वंश था। ठीक है, गुहिल ही है ये, गुहिल।
ये कौन सा वंश था? गुहिल वंश था। गुहिल गुहिल वंश, ठीक है। और गुहिल वंश की दो शाखा हुई इसमें, एक तो स्वयं गुहिल वंश, और गुहिल वंश के जो शासक थे वो क्या कहलाते थे, उनके आगे उपाधि लगती थी रावल की। और एक था सिसोदिया शाखा। और सिसोदिया शाखा की जो वंश जो उपाधि थी वो थी राणा की, ठीक है। और गुहिल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? रावल रतन सिंह। कौन थे दोस्तों? रावल रतन सिंह, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ 1303 के अंदर है वो युद्ध हुआ था, और उसमें उन्होंने केसरिया किया था दोस्तों, और पद्मावती ने जौहर किया था 1303 के अंदर। यह चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो गुहिल वंश के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह थे। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो 1303 के बाद में जब गुहिल वंश शाखा समाप्त हो जाती है, तब सिसोदा ग्राम से कौन आता है? राणा हमीद, जिसने सिसोदिया वंश की स्थापना की चित्तौड़ में। और कब की? 1326 के अंदर की। ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये मेरे ख्याल से आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये हमारा आज का सेशन था। तो क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को क्लास को शेयर करना जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यह 20 क्लास रहने वाली है पूरी हिस्ट्री की, जिसके अंदर लगभग 1000 क्वेश्चन है, वो जो 25 वर्षों के अंदर आए हुए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन सीरीज़ के माध्यम से आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें लगभग क्वेश्चन है वो इसी सीरीज़ के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि कैसे क्वेश्चन है वो आरपीएससी है वो देखिए सीरीज़ के माध्यम से रिपीट कर रही है 3 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद। तो आप है वो प्लीज़, इसमें कह रहा हूँ, अगर अपने माता पिता का सपना पूरा करना है तो यह सीरीज़ है वो आपके लिए एक रामबाण सीरीज़ होगी। यह धाकड़ सीरीज़ है दोस्तों। छोरी धाकड़ है छोरी धाकड़ है, तो ये तो आपने सॉन्ग सुना ही होगा। पण मारा छोरा भी के छोरी से कम है के। तो छोरो मेहनत करो टाबरो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, ठीक है। तो अपने माता पिता का सपना है वो साकार करना। जय हिंद।